नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनवरी 2026 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को MCQ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे महत्वपूर्ण लगभग 50 क्वेश्चन जो कि जनवरी महीने के करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी महीने का करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्मेट में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2026 को पिपरहरबा पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है, जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे पिपरहबा पवित्र अवशेषों जो कि बुद्ध भगवान से संबंधित है का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया हुआ है राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे पीएमओ का नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नया नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सेवा तीर्थ। दोस्तों, इस वीडियो को PDF अगर डाउनलोड करना है तो लिंक आपके YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इस सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर है और भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, सिंगापुर ने 192 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ये भी कथन आपका सत्य है। ये दोनों ही कथन 2026 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और दो, दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी के किस स्थान पर निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई? तो यह किया गया है आपके कैथवलिया गांव में, जहां पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर जो निर्माण किया जा रहा है, वहीं पर कैथवलिया गांव में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपके IIT मद्रास में। ऑप्शन डी, IIT मद्रास। जापान ने समुद्र की गहराई से दुर्लभ मृदा तत्वों अर्थात रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निष्कर्षण के लिए किस विशिष्ट वैज्ञानिक ड्रिलिंग पोत का चयन किया है? सही आंसर हो जाएगा बी, चिक्यू। नेक्स्ट है, पेरू की सतीपो नगर पालिका द्वारा बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दिए गए कानूनी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सतीपो नगर पालिका ने इन मधुमक्खियों को विधिक व्यक्ति अर्थात लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी है, जो वैश्विक स्तर पर किसी कीट को मिलने वाला यह पहला ऐसा अधिकार है। ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है, ये मधुमक्खियां अमेज़न वर्षा वनों की लगभग 40% वनस्पतियों के परागण के लिए उत्तरदायी है और रक्षा के लिए विषैले डंक का प्रयोग करती है। ये कथन इससे संबंधित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका केवल एक जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो 21वां सदस्य देश बन गया है बुल्गारिया। 12-13 जनवरी 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित इंडिया थिंक टैंक फोरम के 8वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका थीम रखा गया था बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत आंतरिक दृढ़ता का निर्माण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून
2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है नीति आयोग द्वारा। प्रधानमंत्री के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए विजन के अनुरूप प्रसार भारती ने डीडी न्यूज पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है सी क्रिएटर्स कॉर्नर। जनवरी 2026 में आयोजित सरस मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी। पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस इकाई का उद्घाटन किया गया है? पहला, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पृथक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई। ये दोनों ही इकाइयों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों ही। अगला प्रश्न है 9 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रश्न है वुल्फ सुपर मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पारंपरिक नाम जनवरी माह की पहली पूर्णिमा को दिया जाता है, जिसकी उत्पत्ति मूल अमेरिकी और पुरानी अंग्रेजी लोक कथाओं से हुई है। दूसरा कथन है इस घटना का नाम भेड़ियों के व्यवहार से प्रेरित है, जो शीतकाल के मध्य में भोजन की कमी के कारण रात में अधिक चिल्लाते थे। ये दोनों ही कथन आपका सत्य हो जाएगा, जो कि वुल्फ सुपर मून के संदर्भ में कहे गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। मेटालॉर्जिकल कोक अर्थात लो एस मेट कोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह कोकिंग कोल को हवा की उपस्थिति में दहन करके तैयार किया जाता है, जिसे भंजक आसवान डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। दूसरा, ब्लास्ट फर्नेस में यह ईंधन और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है तथा लौह अयस्क को लोहे में बदलने के लिए आवश्यक कार्बन प्रदान करता है। तो आपका इन दोनों ही कथनों में से ऑप्शन सेकंड जो है वह कथन सत्य है और फर्स्ट जो है वह गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन जो है वह सही है। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के बनारस में। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2026 में एडीकॉन 2026 के दौरान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा डिजिटल भुगतान के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की कंपनी कौन सी है? तो यह अवार्ड स्वर्ण पदक जो जीता है उसका नाम है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो याद रखेंगे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा डिजिटल भुगतान के माध्यम में की श्रेणी में स्वर्ण पदक का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है NIDMS। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात आयरेना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है, गलत। इसका गठन वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद हुआ, ये भी गलत। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। ये कथन आपका अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25वें अखिल भारतीय प्रमुख पतन सांस्कृतिक सम्मेलन 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है पारादीप पतन प्राधिकरण। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा में हुई खुदाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन
चारों ही ऑप्शन में दिए गए कथनों में से ऑप्शन सी जो है वह कथन गलत है। खुदाई में मिले अवशेष मुख्य रूप से गुप्त काल अर्थात 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की वास्तुकला को दर्शाते हैं। ये कथन आपका गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन 22 से 24 जनवरी 2026 के बीच किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। तीसरा, इसका आयोजन गया जी जिले के बोधगया में हुआ। ये तीनों ही कथन आपका सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई भारत की पहली वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? तो यह किया गया है कामाख्या, जो कि असम से हावड़ा के बीच में चलेगी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ने चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसमें 40 से अधिक ऐप्स एवं पोर्टल्स को समाहित किया गया है? उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा तुर्कमान गेट के ऐतिहासिक और स्थापत्य संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में स्थापित शाहजहानाबाद के 14 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों में से एक है। दूसरा, इस द्वार का नाम सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर रखा गया, जिनकी मजार इसके अत्यंत समीप स्थित है। ये दोनों ही कथन जो है वह सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2026 को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है सराय काले खां बंसेरा पार्क, नई दिल्ली में। BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर मानिंद्र कुमार और डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह द्वारा विकसित स्नेक डिटेक्टर बैरियर उपकरण को किस संस्था से पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है डिजाइन यूके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफिस से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रानी वेलु नचियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध करने वाली पहली भारतीय शासिका थी, जो कि गलत है। उन्हें तमिल जनमानस में बीरमंगई वीर महिला के नाम से जाना जाता है। ये कथन रानी वेलु नचियार के बारे में सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अय्यनूर अम्मानूर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पर्व जनवरी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े विदेशी आक्रमण महमूद गजनबी द्वारा किए गए आक्रमण में 1000 वर्ष पूरे होने की स्मृति में मनाया गया, जो कि सही है। दूसरा है, 2 दिवसीय इस पर्व का आयोजन 5 से 6 जनवरी 2026 तक एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में किया गया, यह गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल एक कथन, जो कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पोंगल तमिलनाडु, लोहड़ी पंजाब, माघ बिहू असम, उत्तरायण गुजरात। ये सभी जो फेस्टिवल है इन संबंधित राज्यों से संबंधित हैं। पोंगल आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में, माघ बिहू असम में और उत्तरायण गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त चारों ही कथन सत्य है, अर्थात युग्म सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी जल विवाद एवं उससे जुड़े संवैधानिक प्रशासनिक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1973 के बाण सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी का 7.75 मीट्रिक जल आवंटित किया गया था। ये कथन आपका सही है।
अनुमोदित जल विभाजन के अनुसार बिहार को 5.75 तथा झारखंड को 2.2 मीट्रिक जल प्राप्त होगा, ये कथन सही है। तीसरा है बिहार झारखंड के बीच यह विवाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से सुलझाया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कार्य करती है, ये भी कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य है। और याद रखेंगे सोन नदी जल विवाद जो है वह बिहार और झारखंड के बीच में है, जो कि झारखंड जब बिहार से अलग होकर के बना था तभी से और विवाद गहरा गया था, जो कि वर्तमान समय में इसे सुलझा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? उनका नाम है डीबी वेंकटेश वर्मा। 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए निम्नलिखित देशों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अर्जेंटीना जो है वह शामिल नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा की शुरुआत की है। इस वीजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी बाधाओं को दूर करना और निवेश से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है हाल ही में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वह देश है इजराइल, जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दिया है। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन सम्मेलन में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो उनका नाम है बी सुनील कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदाओं के वित्तीय जोखिम के प्रबंधन हेतु कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स शुरू करने का आह्वान किया है? इस राज्य का नाम है केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रोडॉलर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक औपचारिक संधि है जो वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित किए गए थे, ये कथन गलत है। दूसरा है इसके तहत कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है और अधिशेष राजस्व को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश किया जाता है, जो कि सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक प्राकृतिक सेल्फ असेंबलिंग बैक्टीरियल सेल प्रोटीन में सेमीकंडक्टर गुणों की पहचान की है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंजाब के मोहाली में है। तो याद रखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित श्रुतलेख उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वास्तविक समय में बहुभाषी स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद करना। बिहार में सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना कजरा लखीसराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इस परियोजना के प्रथम चरण का परिचालन दिसंबर 2025 में प्रारंभ किया गया, ये सही है। दूसरा है इस परियोजना की कुल सौर क्षमता 301 मेगावाट की है, जिसमें 495 मेगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता शामिल है, ये भी सही है। तीसरा है इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ये भी कथन सत्य है। तीनों ही कथन आपके सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक पोपोकाटेपेटल की पहली 3D इमेज प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह संबंधित है आपके मैक्सिको देश से। तो याद रखेंगे पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है वह संबंधित है मैक्सिको देश से। हाल ही में चर्चा में रहा एमपेम्बा प्रभाव क्या है? एमपेम्बा प्रभाव जो है वह है गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से जम जाना। तो याद रखिए एमपेम्बा इफेक्ट का।
अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट से एक ही मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किस स्वदेशी मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो उसका नाम है प्रलय, ऑप्शन डी प्रलय। दोस्तों आज के इस वीडियो में लास्ट जो प्रश्न है वह है, अटल सेतु के संरचनात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है, जो कि सही है। दूसरा कथन है, इस पुल का विस्तार लगभग 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर भूमि पर किया गया है। ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो आपका दोनों ही कथन सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही कथन आपका सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि जनवरी महीने का करंट अफेयर्स को हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में अर्थात एमसीक्यू के माध्यम से लगभग 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।